नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। आज कार्यक्रम शुरू करते वक्त हम शेर नहीं सुनाएंगे, एक कहानी सुनाएंगे, छोटी सी है। कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में एक गधा था और एक चीता था। तो सबको पता है कि घास हरी होती है, लेकिन गधे ने कहा घास नीली है। और उसका इस बात पर हो गया बहस चीते से। चीते ने कहा नहीं, घास हरी है। गधे ने कहा नहीं, घास नीली है। फिर दोनों ने कहा इसका फैसला कौन करेगा। तो दोनों गए राजा के पास, यानी बब्बर शेर के पास। तो बब्बर शेर के सामने चीते ने बात रखी कि राजा साहब, गधा कह रहा है कि घास नीली है, जबकि सब लोग जानते हैं कि घास हरी है। तो शेर ने कहा अच्छा। तो गधे ने कहा साहब देखिए, घास तो नीली ही है, तो और आप अब इसका फैसला कीजिए, घास नीली है कि हरी है। तो शेर ने कहा, कुछ देर सोचा और फिर कहा नहीं नहीं, घास नीली ही है। अब गधा बहुत खुश, चीता टेंशन में। खैर बाहर निकला। तो जब चीता निकलने लगा तो गधे से रहा नहीं गया। उसने शेर से कहा कि साहब ठीक है, आपने फैसला तो कर दिया, लेकिन इसको सजा नहीं दी। इसको सजा भी दीजिए कि इसने गलत क्यों बताया। तो फिर चीता को हाजिर किया गया। तो शेर ने उसे 15 दिन तक बाड़े में रखने की सजा सुनाई चीते को। तो जब चीता 15 दिन की सजा पूरी करके आया तो उसने शेर से गुस्से में कहा कि बब्बर शेर, पूरी दुनिया जानती है घास हरी है, तो आपने तो पहले तो घास को नीला क्यों बताया और दूसरा मुझे 15 दिन की सजा क्यों दी। तो शेर ने चीते को समझाते हुए कहा कि देखो, तुम हो मूर्ख, वो है गधा। तुम पहली बार तो तुमने ये गलती की, तुम गधे से काहे पंगा ली जब जानते हो गधा है। और उसने अगर कह दिया था घास नीली है, तुम्हें मान लेना चाहिए था। और सजा तुमको इसलिए दी कि तुम इतनी बेवकूफी करने के बाद भी नहीं मान रहे थे। मतलब समझदार हो कि तुम बेवकूफ से हाँ, लड़ रहे थे। तो कुल मिला के इस कहानी का लब्बो लुआब ये है कि अगर मूर्खों से आप पंगा लोगे तो आप ही मूर्ख लास्ट में सिद्ध होगे। तो आज का पहला मुद्दा जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के 1-2.5 घंटे के दौरे पे। जी। तो आज वो जब बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतरे तो एक सोशल मीडिया में एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है कि तो वहाँ के बनारस के मंडल कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी, जो वो अरसे से वहाँ टिके हुए हैं, और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिला अधिकारी एस राजलिंगम से, जो प्रोटोकॉल एक होता है जब प्रधानमंत्री उतरता है तो ये अधिकारी वहाँ रिसीव करने के लिए होते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ नहीं थे, गौर करने वाली बात है। यही 3 अधिकारी थे। तो उन तीन, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जाता है, हाँ प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में। बिल्कुल। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ने बात क्या की, जो भी बीते दिनों जो एक लड़की के साथ 23 लोगों ने गैंग रेप किया था 7 दिनों में, उसी से संबंधित उन्होंने इन तीनों अधिकारियों से बात की और उस सख्त हिदायत दी कि इस पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, इस पर आज अखिलेश यादव, अजय राय ने भी सवाल उठाया है कि यानी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जान रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के बस का कुछ है नहीं, वो संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट अधिकारी इंटरवीन किया और अधिकारियों से जानकारी ली। और कहा भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ को तक बहुत सारी सूचनाएं उनके जो काकस के अधिकारी हैं, जैसे अपने वो हैं अवस्थी जी हैं, उन्नीस अवस्थी जी, इस टाइप के और अधिकारी हैं, 3-3 उनके सलाहकार हैं। कोई सही जानकारी नहीं देने देता है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब भी ये कई बार कह चुके हैं। तो क्या कहेंगे सर। अजय राय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वहाँ पर स्पा मसाज सेंटर का जो संचालक है, जो इस मामले से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो तो सत्ता पक्ष के करीब एक लोग हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये तो हमेशा से रहा है कि जिसकी हुकूमत होती है जी तो उससे हर वो आदमी कारोबारी जुड़े रहना चाहता है, चाहे विधायक के जरिए, चाहे पार्टी के जरिए, चाहे किसी बड़े नेता के जरिए, चाहे चंदा दे के, चाहे संगठन के किसी की अपनी पहुंच बना करके। तो ये कोई बात नहीं है। और ये भी है कि जिसकी सरकार रहती है, जब कोई घटना होती है ऐसी, तो अब जंगल राज कायम है और ये है। उसका कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं हुआ होगा, उसमें भी हुआ होगा। यहाँ मामला ये नहीं, यहाँ मामला ये है कि 23 लोगों ने जिस तरीके से एक लड़की के साथ बर्बरियत, जो क्रूरता का कदम उठाया, उसके साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, वो शर्मनाक है। वो सुन करके पूरा देश हिल गया है। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री आए हैं तो उन्होंने भी टाइम लगा दिया है। और 13 आरोपी भी और फरार उनको हैं। तो इस पर स्टेट से खबर लेनी चाहिए थी, राज मुख्यालय से। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ थे कि तुमने वहाँ बुलडोजर चलाया कि नहीं, यहाँ क्या हुआ।
वहाँ अभी तक वहाँ नहीं क्यों चला। खामोश हो तुम? इतना बड़ा कांड हो गया। प्रधानमंत्री ने आज हिदायत भी दी है कि कोई भी हाँ, दोषी हो सबके हाँ। खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जाए। होनी ही चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक खाली टालम मटोल हो रहा है, खाली औपचारिकता दिखाई जा रही है कि अब कार्रवाई कर रहा है। हम्म। कैसे 23 लोग फरार हैं अभी तक? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बीएचयू की एक लड़की के साथ हाँ, पार्टी सेल के 3 हाँ, लड़कों ने हाँ, किया था। उसका बड़ा भी अजीब गरीब वाकया है हाँ, कि तो कुछ वो, पता ही नहीं चला उसमें क्या हुआ नहीं फिर। अभी कोई आज शायद मेरा ख्याल है कोर्ट ने कोई ऐसी उसमें रूलिंग दे दी कि वो क्या कि लड़की की भी कुछ गलती है उस पर बड़ा। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट हाँ, ने इलाहाबाद हाई फिर कोर्ट एक ने। वही काम हाँ, किया जो फिर कुछ वही। दिन पहले किया था हाँ, हाँ। कि कोर्ट लड़की क्यों कोर्ट गई थी वहां नहीं बार देखिए, में। मैंने भी कल ये आपसे बात में कहा था कि लड़कियों से अगर गलती हो जाए तो कोई गुमराह कर दे तो उसके साथ इस तरीके की घटना पेश आए तो वो तो बहुत अफसोसनाक है। हम्म। लेकिन न्याय व्यवस्था में बैठा जज या को मीडिया इस तरह की बातें अगर करने लगेगा कि गलती उसी की है और ये है वो, तो देखिए नादानी और चीज होती है। हम्म। अब आप कह रहे हैं आपकी वजह से ये बल मिला लड़कों नहीं, को। ये एक्चुअली सर क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अब डंपिंग जोन हो गया है, डंपिंग यार्ड है। जैसे वो जस्टिस वो बैठे हैं, आए हैं इसकी वर्मा बड़ी जी, आलोचना, नहीं तो ऐसे जजेस की ऐसे वो सब इलाहाबाद हाई फैसलों की बहुत कोर्ट में आलोचना ऐसे होती नमूने है। मिलेंगे हाँ, आपको। अब देखिए कि इतने दिन बाद प्रधानमंत्री वहां गए हैं। हम्म। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि फोटो वायरल हो रही है और एयरपोर्ट पर खड़े होकर के तीनों हाँ, आज बहुत बड़ा अधिकारियों ये से, मुद्दा है हाँ, सर विपक्षी मंडलायुक्त दलों से, के लिए। जिलाधिकारी से और उससे कमिश्नर से वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम्म। और कोई मुद्दा ही नहीं है, उतरते ही ये बात लड़की के बारे हम्म। में पूछा कि उसमें कांड में क्या हुआ। जबकि ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये तो चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए था कि तुमने क्या किया, और वहां आओ, मैं आ रहा हूँ, वहाँ आओ। आए नहीं, वो कहीं ना वो वहाँ गए रिसीव ना नहीं, गए वो तो बाद ये, में हेलीपैड पे पहुंचे अब जब। जो भी हो बहरहाल प्रधानमंत्री हैं भाई, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र गए हैं तो कोई उसकी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कि इस वक्त तो प्रधानमंत्री भी तो हैं। तो एक प्रधानमंत्री अगर जा रहा है और ऐसे उसके निर्वाचन क्षेत्र में इतना बड़ा वाकया हुआ है, तो यहाँ से तो गृह सचिव वचिव सबको पहुंच करके बताना चाहिए कि साहब ये हो रहा है। अरे कहाँ बताएंगे सर, डीजीपी को, यूपी की इनको कानून इनको व्यवस्था से जुड़ा एक दूसरा मामला भी है, वो बड़ा दिलचस्प मामला क्या है। है? एक पिस्तौल दो अपराध, यूपी पुलिस की फर्जी मुठभेड़ का अदालत में हुआ खुलासा। ये मामला है सर कानपुर पुलिस का, उसने बहुत बहादुरी काम किया। आजकल कान पुलिस जो है यूपी की, हाफ इनकाउंटर एक शब्द गढ़ा गया है कि पैर में गोली मार के गिरफ्तार करने का। तो ये मामला हुआ यूं कि साल 2020 की एक रात पुलिस गश्ती दल एक बाइक को रोकती है। बाइक पर 2 लोग सवार थे। पुलिस ने उन्हें रुकने का संदेश देने के लिए टार्च का इस्तेमाल किया, लेकिन बाइक नहीं रुकती है और तेजी से आगे बढ़ जाती है। पुलिस उनका पीछा करती है, वो खुद को गिरा पाते हैं तो बाइक छोड़कर पैदल भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहती है, लेकिन वो देसी कट्टों से पुलिस पर गोली चला देते हैं। अब इस कहानी पे कोई दम कोर्ट को नहीं लगा। हुआ क्या, कानपुर पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में 2 लोगों को पैर में गोली मारने के लगभग 5 साल बाद एक स्थानीय अदालत ने पाया कि जो अवैध हथियार पुलिस ने उनके पास से बरामद करने का दावा किया था, वो दरअसल पुलिस मालखाने से निकाला गया था। ये हथियार 2007 के एक मामले का था। इसका अर्थ ये हुआ कि वही हथियार 2 अलग मामलों में 13 साल के अंतराल पर सबूत के रूप में पेश किए गए। अब कोर्ट ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। वहां जो इंस्पेक्टर का बयान था वो विरोधाभासी था, सीसीटीवी फुटेज उन्होंने नहीं वहां पे दिया था, कोर्ट में सबमिट किया था। और सबसे मजेदार बात तो यही थी कि 1 CMM KNR 13/5/2014 वाली पिस्तल ही इन्होंने दिखा दी। तो हर व्यक्ति जानता है पुलिस एक्शन करती है। अब उसमें कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कानपुर पुलिस कमिश्नर को कि आप 3 महीने में जांच कमेटी बनाइए और 3 महीने में इसकी रिपोर्ट कोर्ट को दीजिए, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं इनके सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे यूपी की बहादुर पुलिस पर सर? देखिए सर, पुलिस अभी का सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले नोएडा वाले मामले में बहुत सख्त टिप्पणी की थी पुलिस पर। पुलिस का मामला ऐसा है कि उसको अपनी जैसे होती है कि हमें इतना केस देना है, हमारे क्षेत्र में इतनी चोरियां होती है, ये है वो है, तो वो एक सदी हुई कहानी गढ़ी रहती है कि वो दरोगा जी मैं प्रहरी के क्षेत्र में गश्त पर थे और अचानक मुखबिर से सूचना पुलिस ये मिली भी नहीं बता पाई कि कौन वो कहाँ से सूचना फला मिली। बदमाश पुलिया के नीचे छुपा हुआ है, और जैसे ही हम पहुंचे तो वो भागने लगा, और भागने में जवाबी कार्रवाई, और एक को उसमें लापता भी दिखला देते हैं। हाँ, एक आध फरार एकाएक हुआ, वो लापता आज तक है, नहीं उसके पकड़ा जाता है। हुआ है, और इसको हाफ इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये हाफ का इनकाउंटर कहाँ से चला? ये नहीं थी 2017 के बाद से शुरू हुई है। नहीं 2017 के बाद से ही नहीं शुरू हुई ये कहानी। क्यों मतलब इसने जो है गति पकड़ी, ये अभी अतीक और कुछ वो जो दुबे मारे गए हाँ, थे, विकास गाड़ी दुबे, पलटी गई हाँ, थी, तो कोर्ट उस पर बड़ा नाराज हुआ था, मार क्यों डाला? तमाम उसको आप पैर में गोली मारे होते, आपने क्यों इनकाउंटर कर दिया? पुलिस पर बहुत कमेंट किया था।
कोर्ट ने। तो अदालत के इस कमेंट के बाद पुलिस को ये समझ में आया कि उठाओ और अपना मतलब पाँव में गोली मारो। तो अब पता नहीं ये कौन सी मुठभेड़ होती है, हर आदमी को लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। जब खबर पड़ो ऑपरेशन लंगड़ा, गप्पा गोली मार दी। बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, 12-12, 14-14 मोटर से वो कर रहे हैं। नहीं, वो तो सब नेता हो जा रहे हैं। हाँ, तो आप ये छोटा जो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, ये देख के हंसी आती है कि पुलिस को। और माल खाने में अगर कोई केस खत्म होता है असलहे का, तो उसको नष्ट किया जाता है। कि उस असलहे को अब नष्ट कर दिए, उसको असलहा जो नाल खाने में रखा जाता है, वो साक्ष्य बना के रखा जाता है कि ये गवाही हो गई कौन सा असलहा था, तो पेश किया जाएगा। साहब इसी से गोली मारी। सोचे 14 या 17 साल में तो एक ही असलहा दो हाँ, मामले तो में। ये कोर्ट ने उससे पूछा है कि नष्ट क्यों नहीं किया गया था, जो बार बार उठा करके दरोगा जी दिखला दे रहे हैं कि इसके पास से ये बरामद हुआ है। गजब पुलिस है। तो ये पुलिस का यूपी पुलिस। हमने क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो दरोगा जी कह देते बाकी भाई साहब कहानी आप लिख लीजिएगा। आपने पकड़ लिया। हाँ, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इनकी शुरुआत यहाँ होती है कि और यूपी पुलिस का मजेदार अपना बात ये है गौरवशाली कि इतिहास मैं रहा है। बनारस में था, तो मुझे याद है उस वक्त एक डीजीपी आए थे वहाँ पर। तो उस वक्त सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सारे पुलिस अफसर मौजूद थे मंडल के। तो उस वक्त तो डीजीपी थे, तो उन्होंने मतलब एक शब्द ये कहा था मुस्कुराते हुए कि अब जो है सही में इनकाउंटर होता है। यानी उसके पीछे ये बात थी कि जो पुलिस के लोग कहते थे कि फर्जी इनकाउंटर कर देती है, मार के लाके डाल देती है, और उसके बाद अपने ही नकली वर्दी पहन के जनता का कपड़ा भागो भागो गोली चलाते हुए बदमाश घुसा। हाँ, यूपी पुलिस तो मुंह से भी ठाई ठाई की आवाज गोली की निकाल लेती है, इतनी बहादुर है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। तो बदल पुलिस का क्या कहा जाए, कोर्ट उसमें अपना उसने अगर जांच बिठाई है तो ठीक है, सख्ती होना चाहिए। सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं और 16 तारीख को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 3 जजों की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। अब इसमें एनडीए के लोग भी जा रहे हैं। जैसे मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी नेशनल पीपुल पार्टी के विधायक है शेख नूरुल हसन, वो भी चल ले गए हैं याचिका। इससे पहले वो जनता दल यू के थे वो भी लेके याचिका चले गए थे, परवेज सिद्दीकी। और सबसे जो रोचक याचिका है वो है महुआ मोइत्रा की, टीएमसी की। जो उन्होंने ग्राउंड लिया है वो किसी ने नहीं लिया है। उनका जो ग्राउंड है वो इसलिए बड़ा रेलिवेंट है कि उन्होंने सीधे सीधे जो इस पे संसदीय कमेटी बनी थी, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसी को उन्होंने चुनौती दे दी है कि वो अनपार्लियामेंटरी है, मतलब असंवैधानिक है, क्योंकि उसमें वो मिनट्स नहीं उसके साथ पेश किए गए संसद में, जो लोगों की डिसेंट नोटिस थी वो नहीं लगाए गए। उसके अलावा 28 तारीख को उनको बिल की कॉपी दी गई और 29 तारीख को उसको कहा गया इस पे डिस्कशन होगा। क्या कहेंगे सर, क्या उसमें ये भी था कि जो असहमति सांसदों ने की हाँ, कमेटी के, उसको भी हटा दिया गया है। हाँ, तो इन्होंने जो मोइत्रा ने, जो टीएमसी की लीडर हैं, उन्होंने जो बात उठाई है बहुत सही उठाई है कि देखिए कानून पास संशोधन वक्फ संशोधन अधिनियम को पास करने के, एक्ट को पास करने के लिए ऐसा चलाया गया, जल्दी जगदम्बिका पाल जी को उसका चेयरमैन बना दिया, कमेटी बना गया। अब जो जगदम्बिका पाल बोले वही सब सही है। तो ये है वो है, इसमें तो गरीबों का भला हो रहा है, इसमें तो ये है। अच्छा, वो कह रहे मोदी जी आजकल लगे एक प्रचार भी इस पे शुरू किया, करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है इस प्रचार पे, टीवी चैनल्स पे चल रहा है, पसमंदा समाज का भला होगा। भैया मुसलमान में सिर्फ पसमंदा समाज थोड़ा ना है, आपको ये किसने बता दिया? और भी तो मुसलमान है। पसमंदा क्या, जैसे हिंदुओं में, हिंदू समाज में, सनातन धर्म में सारी जातियां हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, दलित है, गड़ेरिया है, कुर्मी है, लोहार है, सभी हैं उसमें। तो ऐसे मुसलमानों में भी धोबी हैं, कुंजड़े हैं, कबड़िए हैं, और तमाम कसाई हैं, चिकवे हैं, तमाम जात के लोग हैं, धोबी हैं। तो उनको ये कह दिया पसमानदा। पसमानदा तबका का, पसमानदा शब्द का अर्थ है हाँ, जो पिछड़े, हाँ, दबा हुआ। जो अभी उसमें मेन स्ट्रीम से मैं उस पढ़ लिख करके उतना आगे नहीं बढ़ पाया, उसको पसमानदा उर्दू में लफ्ज का है। पसमानदा का मतलब दबा हुआ तबका। तो उसको ये कि आगे ले जाना है। पसमानदा तो एक साहब ने अपना संगठन बना रखा है, बहुत बड़े लीडर बन गए, बहुत बड़े लीडर, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा, मालूम हो रहा है पसमानदा ही मुसलमान है। अरे यार, मुसलमान शरीयत से चल रहा है इस्लाम, तो शरीयत से चलेगा कि तुम जो है पसमानदा मुसलमान का अलग वक्फ होगा, और सैयद साहब का अलग होगा, पठान का अलग होगा, और मिर्जा का अलग होगा, शेख का अलग होगा। एक सर मामला यूपी से ही जुड़ा है कि यहाँ बिजली निजीकरण
में एक बहुत बड़ा घोटाले का आरोप उपभोक्ता परिषद ने लगाया है। उनका कहना है कि बिजली निजीकरण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। परिषद का आरोप है कि 42 जनपदों में बिजली निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट कंपनी ग्रांट थॉर्नट भारत ने टेंडर किया के दौरान एक झूठा शपथ पत्र दिया। उस शपथ पत्र में क्या था कि कंपनी का दावा था कि पिछले 3 वर्षों में उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या पेनाल्टी नहीं हुई है, जबकि अमेरिका की कंपनी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट में 2024 में कंपनी पर $4,000 की पेनाल्टी लगाई गई थी, ये $40,000। क्या कहेंगे, ये पूरी सरकार लगी है, के शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं बिल्कुल लगे हैं निजीकरण करके ही मानेंगे, और डिस्कॉम को लगभग निजीकरण के कगार पे पहुंच गए हैं। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, शैलेंद्र दुबे जी अक्सर आंदोलन करते हैं, हमारे चैनल तुषार शर्मा जी जाते हैं, उनका इंटरव्यू भी करते हैं। ये क्या सब बेच के करेंगे क्या, ये सब निजीकरण करते हैं? हमें तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद भी ना निजीकरण में आ जाए कि 6-6 महीने सब लोग टेंडर ले लो। असल में देखिए, किसी भी चीज को जब आप बेचते हैं, मतलब निजी हाथों बेचने से मुराद ये होता है कि सरकार ना चला के एक कंपनी चलाए इसको जी, और वो अपने हिसाब से उसका टैरिफ हो सब तय करेगी, उसके भी कितने यूनिट का ये वो। लेकिन लेन देन और खरीदारी में बहुत बड़ा सौदा होता है। आपको याद होगा नरेश अग्रवाल जी, हाँ हमारे पड़ोसी हैं, बिजली मंत्री बने थे, ऊर्जा मंत्री। हाँ, उसमें भी उस वक्त उन्होंने इसी मुद्दे पर उन्होंने सबकी गिरफ्तारी शुरू करा दी। जो ही उनके बंगले मिलने जाता था, दरोगा बैठा रहता था, पुलिस फौरन पकड़ लेती थी। तो उसमें एक बब्बू अवस्थी थे, बेचारे वो जैसे गए मिलने उनको पुलिस ने दौड़ा लिया, वो भागने लगे बेचारे। बताया उन्होंने पूरा वाकया कि किसी ने जान बचा के भागे। तो ये तो नासूर बना हुआ है, ये नासूर बना हुआ है बिजली विभाग के लिए भी। और बिजली कितनी आती कितनी जाती है, हालत ये है कि फर्जी बिलिंग होती है। जो यूनिट चोरी कराया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े लोगों के यहाँ, कारखानों में, कमर्शियल, वो गरीबों के नाम से फर्जी बिल डाल देते हैं। अब पता चला कि एक झोपड़ी में पता इतना बड़ा बिल किया, बराबर अखबारों में छाप चुके हैं, बराबर देखा हमने उसमें। तो इस तरीके से बिजली विभाग भी किस तरह से चल रहा है, उसको भी इन लोगों ने बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं तो जाता था लेसू में तो देखता तो हताश हो रहा है, क्या हो रहा साहब, कहे कि कर्मचारी खेल रहे, कैसा हमसे काम नहीं लिया जाता। वो ठेके पर इंजीनियर साहब अपना बिजली ठीक कर रहा है, वो करा रहे हैं। तो सब पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। जनता को सस्ती बिजली दे नहीं पा रहे हैं, उलझाए हुए हैं। और ये कि ये लोग भी जो वर्कर भी हैं, जो सब तो खराब नहीं है, काम बिल कर रहे हैं लोग, बिल लोगों के घर नहीं पहुंचता, बिजली जमा नहीं कर पाते, और किस तरह से चल रहा है पूरा सिस्टम। बहरहाल राम एक सर मामला बहुत गंभीर है, हमें लग रहा है, मुझे आज यकीन हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, और लगभग अगर रोज नहीं होती है बात इनकी दोनों की तो हर दूसरे दिन तो होती होगी। ये बिल्कुल मैं पक्के दावे के साथ कह रहा हूँ। उसका सबूत ये है कि वहाँ अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स साहब की कंपनी है, उसमें एक इंजीनियर थी वान्या अग्रवाल, वो जॉब कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट का 50 साल 4 अप्रैल को पूरा हुआ तो उसमें एक पार्टी रखी गई। उस पार्टी में वान्या अग्रवाल ने जैसे ही 50 साल की पार्टी शुरू हुई, उसमें एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग जो है वो इजराइल कर रहा है। उनके ये सब कहने के बाद अगर वो भारत में होती और भारत में यही चीज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही होती तो मुझे लग रहा है कि अब तक उनका घर बुलडोज कर दिया गया होता और वो जेल में होती और जमानत उनकी जीवन में नहीं होती। अभी भी जामिया से लेकर जेलू तक वाले सब जेल में बंद है। देशद्रोह के आरोप में हाँ बिल्कुल पक्का था। तो अब आप क्या कहेंगे सर कि ये देखिए, वान्या अग्रवाल ने इंसानियत का जो मुजाहरा किया, जो परिचय दिया है, जो प्रदर्शन किया है, उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। आपको याद होगा कि इजराइल ने पेजर बम के जरिए बहुत बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों पर और पर हमास के लोगों पर हमला किया था, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे इस झगड़े में। ये 2024 की बात है। तो यही पेजर, यही टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के जरिए, तो वही वान्या अग्रवाल कह रही थी। हाँ, तो वही उस कह रही है कि आपकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान ली जा रही है, तो ये तो शर्मनाक है। आपको शर्म आनी चाहिए।
तो वो चीख पड़ी, इंसानियत चीख पड़ी है वान्या अग्रवाल की शक्ल में। और मजे की बात है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो अब इंडियन है, सत्या नडेला। हाँ उनके सामने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी बनाई टेक्नोलॉजी लोगों को मार रही है। अब लेकिन एक चीज ये तो है कि देखिए टेक्नोलॉजी उन्होंने अच्छे के लिए बनाया होगा। हम्म, कोई भी चीज जैसे आज हमारा ये वो हो रहा, हैक हो जा रहा है, हम्म। हमसे वो हाँ लेकिन एक कम से कम साइबर आदमी ने क्राइम हो आवाज तो रहा है। उठाई, हाँ उसको लेकिन निकाल दिया गया, अलग लेकिन बात ये है। जरूर है कि उसने ये आवाज उठाई कि जागो और देखो क्या हो रहा है। हाँ दुरुपयोग भी तुम्हारे हो सकता है। सॉफ्टवेयर का कितना दुरुपयोग हो रहा है कि इजराइल ने इसका इस्तेमाल करके कितने लोगों को मार डाला। बहरहाल सर अब दूसरा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब उसका सबूत देख लीजिए। अभी एक हाल में ही अमेरिका सीनेटर हैं एलिजाबेथ वारेन, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच की मांग की है। और मांग क्या है? जब एलिजाबेथ वेटन ने औपचारिक जांच की मांग की है, वो क्या कहा है कि टैरिफ की घोषणा से ठीक 10 मिनट पहले उन्होंने अपने कुछ जो उनके डोनेशन देने वाले मित्र हैं या धनी मित्र हैं, उनको एक मौका दिया कि शेयर मार्केट से वो धड़ाधड़ शेयर खरीद ले। नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो शेयर खरीदेगा फायदे में। फायदे में रहेगा, वो ट्वीट किया था उन्होंने हिंट दिया और उतनी देर तक रोक दिया। हो गया। उससे 10 मिनट बाद उन्होंने टैरिफ रोकने की घोषणा कर दी। अब इसका आपको याद आ रहा होगा 2024 के चुनाव में, जब चुनाव परिणाम जिस दिन आना था, उस दिन हमारे देश के जो आदि पुरुष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, मोटा भाई, इन दोनों ने भी जनता से अपील की थी कि आप शेयर झोला भर भर के खरीदिए, शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, हम फुल प्लेस से आ रहे हैं 400 पार के साथ। उसके बाद क्या हश्र हुआ भारतीय शेयर मार्केट का, इसे कोई नहीं भूला होगा। अब सोचिए अमेरिका के सेनेटर में इतनी हिम्मत है, उसने बात उठाई। हमारे यहाँ इंडिया में आज तक उसकी अब कोई लोग भूल गए, उसमें ना कोई जांच हुई ना कार्रवाई हुई कि ऐसा क्यों, ये एक आर्थिक अपराध था। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं देखिए, एक चीज तो है कि हमारे यहाँ संविधान अभी जिंदा है, बाकी है। और भले न उठाने की हिम्मत कोई दिखा पाए, लेकिन हमारे ज्यादा ताकतवर तो अमेरिका का लोकतंत्र है, कम से कम आपका अरे सीनेटर आप है देखिए तो। इतना बड़ा पार्लियामेंट में गाली फक्कड़ होता है, कोई बोल नहीं पाता, हिम्मत नहीं होती, लोग डरा करते हैं, डर से चुप रहते हैं। कभी वो पता चला किसी मुस्लिम सांसद के खिलाफ, कभी पता चला किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ देशद्रोह। और यही वक्त बिल्कुल लेके देखिए, कोई मुसलमान था बोलने वाला एमपी? बीजेपी में कोई मुस्लिम एमपी है? कोई है मुसलमान? कोई नहीं, ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में, और स्टेट में भी नहीं कहीं है। और हमारे जो ये अंधभक्त हैं, इनको ये भी नहीं पता होगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं हरकतों के चलते वहां इसमें बजट सत्र चल रहा है, वहां का बजट सत्र इस समय चल रहा है और कल उसको टाल दिया गया है, बजट नहीं पास हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। ये भी काम वहां पर तो देखिए, वहां पर तो ये है कि लोग इतना करज करते हैं, और वहां पर की जो सियासत है वो जनता को पूरे अख्तियार है अपने लीडर के खिलाफ बोलने का, वो है। लेकिन वही जनता तक पहुंचा रहे, लेकिन वो यही नहीं होती। यहाँ पर जब पार्लियामेंट का चलाया जाता है, अगर कोई बोल रहा है, कोई कौन प्रतापगढ़ी है, कौन कौन है, तो पता चला कि एक कैमरा जाता है कभी हमारे यहाँ शाह साहब के मुंह पर, कभी मोदी जी के मुंह पर, कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग कितना नापसंद कर रहे हैं, और वो भी ऐसे चीख चीख के बोल रहे हैं कि जैसे लगता है आज सारी सच्चाई बता ही डालेंगे। अभी तक हमारे यहाँ लोग ज्यादा कमजोर है, वैसे बहुत लोगों को नहीं याद होगा, भूल गए होंगे क्या संसद पे कुछ लड़के घुसे थे, जो नई संसद बनी है जहाँ हाई सिक्योरिटी है, जहाँ वो सिंगोल उंगोल ले जाके मोदी जी स्थापित किए हैं, और वहां वो पीला धुआं वाला फेंक के आए थे। उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता, न सरकार ने आज तक कुछ कहा, न किसी मीडिया चैनल ने। सरदार जी गाड़ी में असला लेके आ रहे थे, आरडीएक्स पुलिस वाले, उनका भी नहीं पता। तो हमारे देश में सब देखिए रामराज है, सब चंगा सी है। किस मामले में क्या करना है ये हुकूमत को पता है, अब कहाँ नहीं करना है ये भी पता है। अब एक सर बड़ा मजेदार मामला सामने आया है कि एक लड़के की शादी लड़की से तय हुई, और लड़की के पिता गए थे कार्ड देने, अभी शादी हुई नहीं है, और लड़के की बात उसकी सास से होती थी, होने वाली सास से, और लड़का जो है अपनी सास को लेकर भाग गया। अब और कहा क्या कि अगर पीछे पड़ोगे तो तुम 20 साल रह लियो ससुर जी हमारी सास के साथ, अब तो छोड़ दो, मेरे साथ रहिए, भूल जाओ उसको। अब पूरा मामला ये है अलीगढ़ के मड्राका थाने का। यहाँ के गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलोर में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था और 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम किया था, मगर होने वाले दूल्हे का दिल
अपनी सासू अम्मा पर आ गया। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। परिजनों ने इसकी थाने में रिपोर्ट दी और वो जान भी ना पाता उसका ससुर। वो तो सोचा कहीं रिश्तेदार नातेदार में गई है हमारी बीवी। वो तो जब कॉल पुलिस में शिकायत की और जब कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला 15-15 घंटे सासू अम्मा बतियाती थी होने वाले दामाद से। क्या कहेंगे सर, ये तो हमारी जिंदगी में तो ये अब बड़ा देखिए, विचित्र ये मामला तो है हाँ, ये तो काफी मतलब चौंकाने वाला मामला है। जी। अब ये सब होता रहा तो लोग लड़के को अब लड़की दिखलाने के लिए घर में तो नहीं आने देंगे, क्योंकि लड़का जो है पता चला कि लड़की के पहले वो सासी को देख लिया उसने, हम्म। अरे ये तो बहुत सुंदर है। हम्म। अब उसका सारा ध्यान उधर चला गया, लड़की देखी उसने नहीं देखी, रिश्ता भगवान तय ने हो गया। और अब दिल लगी उधर वाला से मामला। उधर से उसकी तरफ से भी इशारा उसको जैसे क्या मिल गया कि इसे लगा कि ये हमसे सहमत है। हाँ। तो नहीं, वो सासू मत देखो, उसकी फोटो में देखी बड़ी खूबसूरत लग रही अच्छा, हैं। खूबसूरत हाँ बहुत है। वो आपने फोटो खूबसूरत, देखी? हाँ हमने हाँ फोटो हाँ, देखी। आपने हमें दिखाई थी तो वो जी। बहुत है। वो इतनी यंग लग रही है कि हाँ, लगता भी नहीं लगता कि वो 20 साल पहले उनकी हाँ, शादी जो हुई उनके होगी। शौहर है वो बेचारे मतलब उतने बहुत कुछ कमजोर से ऐसे हाँ, नहीं वो लग रहे उतने हैं। खूबसूरत नहीं है। हाँ, तो वो बहरहाल ये इस मामले का बड़ा अजीब, बहुत ही शर्मनाक है। ये सब नहीं होना चाहिए, समाज में इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये तो बहुत अफसोसनाक है कि एक महिला अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान थी और जब रिश्ता तय होने तो होने को हुआ तो उसने ये दामाद होने वाले दामाद के साथ भाग गई और जो बाप ने 3.5 लाख रुपए जमा किए थे उसकी और वो शादी भी के लिए, जेवर भी ले गई। 3 लाख के जेवर भी लेके भाग गई, वो बताइए। उसकी कुंडली दिखानी अब थी। ये कहना कि वैसे सर इसमें उनके जो सास भगी हैं, उनके ससुर जो जितेंद्र प्रसाद हैं, उनको चाहिए लेके जाएं और बागेश्वर धाम बाबा के पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, और उसकी कुंडली दिखवाएं। वो बताएंगे कि उसकी कुंडली में 2 शादी का योग था कि नहीं था। पर्ची हाँ, 2 योग रहा होगा, पर्ची निकलवाए, वो दूसरी शादी वो की। अब सर चलते चलते एक बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे देश में। सरकार जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस समय कर रहे हैं, मीडिया पे, न्यायालय पे, सब पे शिकंजा है। हमारे देश की सरकार नहीं चाहती कि कोई जानकारी आप तक आसानी से पहुंचे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कितने पढ़े लिखे हैं ये ना पूछे, किसके साथ पढ़े ये ना पूछे, जिस बड़नगर स्टेशन पर चाय बेचते थे वहाँ गेट ट्रेन रुकती भी थी कि नहीं ये कोई ना पूछ ले, या कोई घोटाला हो जाए तो आप कोई सवाल ना कर पाए, उसका नाम ना कर पाए। तो एक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम लाई सरकार, बिल पेश किया गया, संसद में पास कर दिया, उसके नियम बना है। अब उसके नियम में क्या है कि धारा 44(3)(1) है जो 2005 के RTI एक्ट की धारा 81J को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मतलब उसको खत्म कर देगा। जो 81J है उसका मतलब ये हुआ कि अगर, और पत्रकारों के लिए भी ये खतरनाक है, अगर मैं कोई घोटाला में पकड़ता हूँ और मैं उसमें नाम लिखता हूँ उस आदमी का कि फला फला ने घोटाला किया, तो मुझे उसमें सबसे हैरत की बात क्या है कि जो उसमें जुर्माना है कि 7 पीढ़ी आपकी खत्म हो जाएगी। 500 करोड़ रुपया जुर्माना है। 250 करोड़ ना अदा करने पर 500 करोड़, मतलब पुश्तें बिक जाएंगी कि किस गधे ने, किस महान व्यक्ति ने ये नियम बनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सर ये? अब देखिए, आदमी देश के अंदर इस वक्त मीडिया और अदालत ही बची है जी, जो कि जनता के सुरक्षा और उसके ऊपर चिंता करती है, बताती रहती है वक्त वक्त पर कि क्या हो सकता नहीं है। वो तो मीडिया तो वो चरण हाँ। वंदना करती है तो नहीं, जो विपक्षी चरण वंदना दल- करने वाले थे कर रहे हैं, वो हर दौर में करते ही रहते हैं। लेकिन ये कि अभी इस दौर में तो जैसे गोदी मीडिया का नाम बाकायदा दे दिया गया कि ये इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो सोशल मीडिया के जरिए बातें आ रही हैं सामने। तो अब उसको भी खत्म करके देना चाहते हैं। मतलब यही एक मुझसे संकेत मिलता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री 2014 के बाद आए नरेंद्र मोदी, तो ये बात होने लगी कि RTI पे जो है सबसे पहले यही रोक लगाई गई थी कि कोई भी जानकारी, सब जानकारी नहीं दी जाएगी। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री केयर फंड को RTI से डायरेक्ट बाहर रखा गया। सुरक्षा योजना के RTI लगभग खत्म कर देंगे ये, उसको बिल्कुल पंगु बना दिया हाँ, है। वो अब एकदम मतलब एक तरीके का खत्म ही पर है, कगार पर। अब उसका इस्तेमाल लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। वो RTI का बेमानी हो गया। कल इंडिया गठबंधन ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में इस पे एक प्रेस वार्ता भी की थी। प्रशांत भूषण जी ने भी आज एक प्रेस वार्ता की है इस पर। अगर ये नियम आ गया तो ये जान लीजिए कि आप 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, आप जुर्माना नहीं अदा कर पाएंगे, और गलती से भी कोई खबर, मुझे सबसे ज्यादा डर है नहीं। 500 करोड़ मेरे ऊपर लगेगा। ये इसमें तो कोर्ट को जाना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे मदद लोग, करना चाहिए, इसमें सो मोटो लेना चाहिए कि 500 करोड़, 250 करोड़ और 500 करोड़ का कौन सा जुर्माना ये लगता इतना जुर्माना तो किसी, हमारे दुनिया के किसी देश में किसी भी अपराध पर कोई नहीं है।
मस्जिद गिर गई, इतने लोग मार दिए गए, दंगा हुआ बाबरी मस्जिद, लोगों ने 1 घंटे की सजा, मुख्यमंत्री जी आप कटहरे में खड़े हो जाए। वहां तो नहीं था हाँ। 500 करोड़ 1000 करोड़ का। जी। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।